हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस पढ़े थे। इसके अंदर हम लोग माउंटेन के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, या फिर हम लोग ये देख रहे थे कि फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, इनके अलावा जो भी हमने मैपिंग किया था लास्ट लेक्चर को, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि एक बार और ज़रूर से देखेगा, क्योंकि इतनी सारी मैपिंग एक बार में याद नहीं हो पाती है। या तो आपने उसी टाइम पर बहुत बढ़िया नोट्स बना लिया हो, या फिर अपने एटलस में उसको अच्छे तरीके से मार्क कर लिया हो। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप लास्ट लेक्चर्स को एक बार और देख लें, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी होती हैं जिनको हम एक बार में तुरंत के तुरंत ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा वोल्केनिज्म से रिलेटेड है। अब जो भी लोग जिनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया नहीं लगती है, तो उनके लिए एक कॉम्बिनेशन है। आज हम काफ़ी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लस कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी गैदर करेंगे वोल्केनिज्म से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक वोल्केनिज्म का। तो एक बार जरा फटाफट से हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारा इंडेक्स जो है वो कैसा होगा। आज के इस लेसन में हम सबसे पहले वोल्केनिज्म को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्केनिज्म के क्या क्या कॉजेज हैं। इसके बेसिस पर हमको दो कॉजेज दिखेंगे, एक तो डाइवर्जिंग बाउंड्री से रिलेटेड और दूसरा कन्वर्जिंग बाउंड्री से रिलेटेड। फिर इसके बाद हम कुछ लावा टाइप्स पढ़ेंगे। लावा टाइप्स इन द सेंस की जो भी मैग्मा जो हमारे मेंटल में होता है वो किस हिसाब से बाहर आता है, तो उसमें हम लोग कभी कभी देखते हैं कि वो एसिडिक लावा में होता है, कभी कभी बेसिक लावा होता है, तो उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम पॉइंट आउट कर पाएंगे कि ये लावा टाइप एसिडिक है, ये लावा टाइप बेसिक है, इन सब बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स पर आ जाएंगे। देखो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का क्या मतलब है कि अभी हम नॉर्मली अगर अपने घर के लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, अपने घर के चारों तरफ के लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, तो कहीं पर बिल्डिंग्स मिलते हैं, कहीं पर खेत मिलेंगे, या फिर कहीं पर गांव मिलेगा जिसमें छोटे छोटे घर होंगे, झोपड़पट्टी होगी, ऐसे कुछ होंगे ना, तो ये भी एक प्रकार का लैंडफॉर्म हो गया। इसी हिसाब से जब हम वोल्केनो को देखते हैं तो वोल्केनो जब बाहर निकलता है तो इसमें वो कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनाता है, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो तब जब वो बाहर मैग्मा जब बाहर निकलता है ना, तो फिर वो थोड़ा सॉलिडिफाई होता है, तो उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके बेसिस पर हम लोग एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म देखते हैं। कभी कभी ये मैग्मा बाहर नहीं निकल पाता है और इस वोल्केनो के अंदर ही कहीं ना कहीं ऐसे ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं हम इनको पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर। इसके बाद हम एक टॉपिक जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे थोड़े से एग्जांपल्स में कि एक्टिव डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होता है, तो हमने इसको कब चर्चा किया था लास्ट लेक्चर में। हम कौन से माउंट को देख रहे थे, माउंट अकांकागुआ को, उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक्टिव डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो पढ़ा था। अब आपको बताना है कि माउंट अकांकागुआ कहां पर मिलता है। बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था दी एंडीज के अंदर में माउंट अकांकागुआ को, जो कि साउथ अमेरिका के वेस्टर्न बाउंड्री पर हम लोग को देखने को मिल रहा था, मतलब इस वाले रीजन में पूरा। फिर उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स इन्हीं वोल्केनो से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग हॉटस्पॉट वोल्केनो पढ़ते हैं, और यहीं पर हम एक कंपैरिजन करेंगे आइलैंड आर्क का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, इस पे आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी हॉटस्पॉट वोल्केनो और आइलैंड आर्क हमको एक जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनको हम क्लियर कट डिस्टिंक्ट करके देखेंगे। वोल्केनो से ही रिलेटेड गीजर्स और हॉट स्प्रिंग होते हैं, हालांकि इसमें वोल्केनो जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो इवेंट होता है ये मोर और लेस वोल्केनो जैसा ही होता है, इसीलिए हम इनको एक साथ पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम वोल्केनिज्म के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे, और हम देखेंगे कि इंडिया में वोल्केनोज के कौन कौन से प्लेसेस हैं, या फिर इंडिया में वोल्केनो कहां कहां इरप्ट होता है। ठीक है, तो इतने इन्फॉर्मेशन को आज हम गैदर करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से, या फिर हम देखेंगे कि वोल्केनिज्म या फिर वोल्केनो क्या होता है। दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि अगर हम ये बोलते हैं कि वोल्केनो एक प्रकार का वेंट है। वेंट मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि ये कोई माउंटेन शेप्ड है, या फिर ये कोई वोल्केनो ही है, इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर एक गड्ढा टाइप का होगा, या फिर एक छेद होगा, या फिर एक हम बोले पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वोल्केनो क्या होता है, एक प्रकार का वेंट है। अब इसी वेंट से क्या होता है कि वोल्केनो के अंदर से जो भी मोल्टेन रॉक्स, मैग्मा जिनको हम लोग बोलते हैं, मान लो कि यहाँ पर पूरा मैग्मा का चैम्बर है। अब इस मैग्मा के चैम्बर से जब ये वेंट से बाहर आता है तो यहाँ यहाँ बहने लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। यही बहते बहते मान लो अगर एक वोल्केनो या फिर एक माउंटेन का शेप ले ले, तो इसी को हम लोग वोल्केनो बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को वोल्केनिज्म में केवल और केवल बाहर इरप्ट होना नहीं होता है, बल्कि वोल्केनिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा चैम्बर का फॉर्मेशन कब होता है। हम देखते हैं कि जब हमारे अर्थ सर्फेस के अंदर, जब भी हम शुरुआती लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि हमने क्रस्ट के अलग अलग लेयर्स पढ़े थे, इसके बाद हमने मेंटल का लेयर्स पढ़े थे। इसमें हमने पढ़ा था कि एक सर्फेस होता है जिसका नाम है एस्थेनोस्फीयर, और इवन हमने ये भी देखा था कि जो आउटर कोर होता है वो भी लिक्विड नेचर का होता है। तो इस आउटर कोर की बात कर लें या फिर हम अपने मेंटल की बात कर लें, इन सभी जगहों पर हमको देखने को मिलता है कि कुछ कन्वेक्शनल करंट्स मिलते हैं। ये भी हमने पढ़ा था ना, कन्वेक्शन करंट्स के बेसिस पर ये, जैसे ये कन्वेक्शन करंट ओरिजिनेट होते हैं, इसके बाद ये इरप्ट होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और ये वापस से इरप्ट होते हैं और यहाँ पर सॉलिडिफाई होते हैं। मतलब इतने पूरे लंबे प्रोसेस को, और इसके बाद जो भी अभी हम लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे थे ना शुरुआत में अभी हम, तो इन लैंड फॉर्म्स तक कि कैसे बनते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये वोल्केनिज्म कहलाता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है पूरे वोल्केनिज्म का, बिल्कुल डिटेल्स हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे आज। दूसरे वे में हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी माउंटेन या हिल होता है जिसमें हम एक वेंट देख लें, जिसके अंदर से मैग्मा का जो भी है, मैग्मा के चैम्बर से ऊपर की तरफ रॉक फ्रैगमेंट्स दिखते हैं, या फिर हमको कभी कभी हॉट वेपर दिखता है, कुछ गैसियस फॉर्म में भी चीजें निकल सकती हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकल सकते हैं। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी चीजें भरी पड़ी हैं, अगर वो बाहर निकलती हैं एक एक्सप्लोसिव फॉर्म में, या फिर साइलेंटली इरप्ट होती हैं, इन सभी प्रोसेसेस को हम वोल्केनिज्म के अंदर में देखेंगे, और इसको हम लोग वोल्केनो बोलेंगे। जो ये स्ट्रक्चर देख रहे थे हम, ये वेंट या फिर कोई भी माउंटेन या हिल शेप्ड ये जो भी फिगर है जिसमें से ऐसे इरप्शंस होते हैं, तो हम उनको वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पढ़ें कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों वोल्केनिज्म होता है, तो देखो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि हमने तो एक बात बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था, तो अर्थ का फॉर्मेशन भी एक बिग बैंग से होता है, ये आप सबको याद होगा।
और बिग बैंग के टाइम पे जब एक एक्सप्लोजन होता है तो इस एक्सप्लोजन में काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट टेम्परेचर था इस टाइम का। और यही इनफाइनाइट टेम्परेचर जब बाद में प्रोसेस ऑफ एक्रीशन के बेसिस पर, ये सब हम पढ़ रहे थे ना कि एक्रीशन के प्रोसेस के बेसिस पर जब ये अर्थ का लेयर बाय लेयर सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, मतलब ये अपर क्रस्ट जो है ये सॉलिडिफाई हो रहा था, हमने तब भी पढ़ा था कि जो हमारे अर्थ के अंदर का कोर है वो अभी भी लगभग लगभग सन के टेम्परेचर के बराबर है। और इवन जो उसके ऊपर का ये मेंटल पोर्शन है यहाँ पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है। अब ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इस बात का सबूत या फिर इस बात का रीजन ये है कि यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था और इसी का एक छोटा सा पार्ट आज भी हमारे अर्थ के अंदर हीट के फॉर्म में है। दूसरा जो रीजन है वो है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। क्या होता है कि इस मेंटल के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जब भी एक्सप्लोड होते हैं तो काफी ज्यादा टेम्परेचर को ये भी प्रमोट करते हैं, काफी ज्यादा टेम्परेचर ये बना देते हैं। अब इसके बेसिस पर होता क्या है कि आप देखोगे कि क्रस्ट जो हमारा है वो तो ठंडा है और जो अंदर का पोर्शन है वो काफी गर्म है। तो जिस हिसाब से हम एक फिगर में पुराने क्लासेस में देखते थे ना कि एक स्टोव पर कैसे कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है वाटर और या फिर चाय को हम उबालते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ ऐसा ही मान लो कि जो कोर होता है वो हमारे स्टोव का काम करता है, हीट प्रोवाइड करता है और चूंकि ऊपर ठंडा होता है इसीलिए ये कन्वेक्शन करंट यहाँ पर सेट हो जाता है। इन्हीं कन्वेक्शन करंट के कारण आप देखोगे कि ये वोल्केनिज्म का कारण हमको देखने को मिलता है यहीं से। अब यहाँ पर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे? ये जो कन्वेक्शन करंट है या तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनाएगा या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाएगा। इन दोनों बेसिस पर हम वोल्केनिज्म को देख सकते हैं। कैसे? एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में। तो आप सभी को ये फेमस पिक्चर याद होगा और इसके बेसिस पर आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली यहाँ पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हम मिड ओशनिक रिज में पढ़ते थे। तो मिड ओशनिक रिज में जब ओशन प्लेट हमारा एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो बीच का ये पोर्शन है पूरा, ये हम डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के अंदर वोल्केनिज्म को देख सकते थे। ठीक है, यहाँ पर जो भी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होगा उसके अंदर से कुछ मोल्टेन, सेमी मोल्टेन या फिर गैसियस मटेरियल हमको निकलते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर कुछ कुछ कहीं कहीं हमने देखा था कि अर्थक्वेक्स के आने की भी संभावनाएं होती हैं। यहाँ पर जो भी मैग्मा होगा ना ये फिसर टाइप वोल्केनो बनाता है। अब आप पूछेंगे कि ये फिसर टाइप वोल्केनो क्या होता है, तो इसको अभी हम जस्ट आगे आने वाले 10 मिनट में समझ लेंगे कि फिसर टाइप वोल्केनो क्या होता है। फिलहाल के लिए फिसर टाइप वोल्केनो का मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस हिसाब से ये एक पतली सी लाइन में ये अरेंज है, ठीक है, और काफी लंबा है। ये देखा जाता है कि जो मिड ओशनिक रिज है ये नियर अबाउट 70,000 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है। अब इतना लंबा और ये जो ओपनिंग होती है ये उसके कंपैरिजन में तो काफी नैरो होगी, पतली सी होगी। ठीक है, तो जब भी ऐसे पतले और काफी लंबे दूरी में जब भी वोल्केनो इरप्ट होता है तो हम इसको फिसर टाइप वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बेसिस पर कैसे हम वोल्केनिज्म को देखते हैं। दूसरा रीजन होता है जब भी हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देखते हैं। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कुछ इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जब भी ओशनिक कॉन्टिनेंट कोलिजन होगा। ठीक है, देखो एक बात तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पर हमेशा ओशनिक ओशनिक डाइवर्जन के बेसिस पर हम देखते हैं और इसका एग्जांपल हमने मिड ओशनिक रिज दिया हुआ है। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में हम मोर और लेस वोल्केनिज्म इसी कंडीशन में देख सकते हैं। और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में बेसिकली सबसे पहले सबडक्शन जो होगा वो डेंसर प्लेट का होगा। मतलब कि अगर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, चूंकि ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो यही सबडक्ट करेगी। हमने पढ़ा था कि जब ये सबडक्ट करती है तो जब नीचे ये एस्टेनोस्फीयर के पोर्शन में या फिर मेंटल रीजन में जाती है तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। इसके बेसिस पर जो भी बेसाल्टिक मटेरियल से ये बने हुए क्रस्ट होते हैं ये पिघलना स्टार्ट करते हैं। और ये पिघलना कहाँ स्टार्ट करते हैं, इसके लिए हमने एक टर्म दिया था, क्या था? बेनियोफ जोन, याद होगा ना आपको? तो ये जो बेनियोफ जोन है यहाँ से ये छोटे छोटे मोल्टेन मटेरियल्स ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? वही सेम कन्वेक्शन का फॉर्म भी देख सकते हैं या फिर आप ये भी देख समझ सकते हैं कि हॉट गैसेस राइजेस अप, ये वाला हमको प्रोवर्ब और साइंटिफिक रीजन भी पता है। तो इसके बेसिस पर जो भी गर्म चीजें होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर भी बेनियोफ जोन से ये धीरे धीरे ऊपर होता है और ये इरप्ट होता है। इरप्ट होता है तो कुछ इस प्रकार का हमको आइलैंड आर्क मिलता है। अब आइलैंड आर्क क्या होता है इसको भी हम इस वीडियो से और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। आप देखो इस वीडियो को, यहाँ पर जिस हिसाब से हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही डिफाइन कर रहे थे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ये सबडक्ट हो रहा है और इसके बेसिस पर यहाँ से धीरे धीरे वोल्केनोज के फॉर्म में आप देखोगे कि पूरे लेयर में ऐसे आर्क बन रहे हैं। यही आर्क को हम लोग आइलैंड आर्क बोलते हैं। ठीक है, इतना ही प्रोसेस है। अब यहाँ से आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली आप वोल्केनिज्म या फिर इन सब चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ से भी फिर से एक तो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल कोलिजन के बेसिस पर हमने देखा था, सेम फॉर्म हम ओशनिक ओशनिक कोलिजन पर भी देख सकते हैं। ओशनिक ओशनिक कोलिजन में भी जो भी प्लेट जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सबडक्ट करेगा और यहाँ पर हम लोग को छोटा सा हमको ऐसा आइलैंड आर्क दिखेगा जो कि वोल्केनिक नेचर का होगा। और ये कहाँ दिखेगा? ये हमेशा दिखेगा हमको ओशन सरफेस के अंदर ही। ठीक है, या फिर हो सकता है कि कभी कभी ओशन सरफेस से बाहर भी ऐसे आइलैंड आर्क को हम देख सकेंगे। ठीक है, तो इतनी बात हमने की। हमने क्या पढ़ा कि जो भी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होगी या तो वो ओशनिक कॉन्टिनेंटल कोलिजन के कन्वर्जेंस पर होगी या फिर ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस पर भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी डेंसर प्लेट होगा वो सबडक्ट होगा और यहाँ पर बेनियोफ जोन में जब वो पहुंचेगा तो वहां से मोल्टेन मटेरियल इस बेसाल्ट का ऊपर आएगा और ये बेसाल्ट फिर यहाँ पर डाइवर्ज होगा या फिर एक्सप्लोड होगा। एक्सप्लोड तो नहीं होगा क्योंकि बेसाल्ट हमने पढ़ा था कि काफी साइलेंट फॉर्म में इरप्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि जब भी कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पर ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस या फिर ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बेसिस पर आइलैंड आर्क का फॉर्मेशन होगा। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आइलैंड आर्क हमेशा ऐसा ही बनेगा जिसमें कि एक प्लेट सबडक्ट हो रहा हो
और ये हमेशा ओशनिक प्लेट ही होगा, ठीक है। ओशनिक प्लेट जब भी सबडक्ट होगा तो वहां पर आइलैंड आर्क फॉर्मेशन बनना बिल्कुल तय है, 100% गारंटीड है, ठीक है। ये ऐसा होगा ही होगा, इसको आप लोग एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर और इसके पीछे का क्या रीजन होता है, आप दोनों चीजों को समझते हुए कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को एक साथ लेके चलो। फिर यहाँ पर अगर हम डाइवर्जेंट बाउंड्री देखते थे तो यहाँ पर क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री में या तो मिड ओशनिक रिज बनेगा। ये मिड ओशनिक रिज कब बनेगा, जब हम लोग ओशनिक डाइवर्जेंस देखेंगे। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस भी है तो यहाँ पर हम लोग रिफ्ट सिस्टम भी देख सकते हैं। ये रिफ्ट सिस्टम हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था अफ्रीकन वैली में, अफ्रीकन द ग्रेट रिफ्ट वैली, जहां पर अफ्रीका का एक मेजर पोर्शन धीरे से रिफ्ट बन चुका है। रिफ्ट हमने क्या पढ़ा था, रिफ्ट वैली के अंदर हमने देखा था ना कि किस हिसाब से डाइवर्जेंस हो रहा है। इसी डाइवर्जेंस के फॉर्म में सबसे पहले एक छोटा सा रिफ्ट क्रिएट होगा, मतलब कि कोई भी एक जमीन होगी जो अंदर से धंस जाएगी, मतलब कि जब ये पार्ट और ये पार्ट इधर खींचेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि ये नीचे हो जाएगा। एनिमेशन भी हमने देखा था इससे रिलेटेड। अब ये क्या होगा कि जब नीचे नीचे धसेगा तो हमने देखा था कि इसका अगला स्टेज ऐसा आएगा कि वहां पर लेक्स बन जाएंगे। तो हमने देखा था कि बहुत सारे लेक्स जैसे कि टीटीका का लेक, ये सारी थी ना कि ऐसे बहुत सारे लेक वहां पे बन रहे हैं अफ्रीकन रिफ्ट में। फिर ये धीरे धीरे एक लेक जो है ये नेसेंट सी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेसेंट सी क्या होता है, जैसे कि अभी हम रेड सी देखते हैं, रेड सी कहां पर है, मैप में हमने देखा था ना कि ये मान लो कि अगर अफ्रीका वाला रीजन है तो ये जो है यहां पर हमने देखा था है, तो अब ये नेसेंट सी के स्टेज में आ गया और फिर बाद में नेसेंट सी एक ओशन में कन्वर्ट होगा और ये ओशन में अगर यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहा तो बाद में हम देखेंगे कि यही मिड ओशनिक रिज में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि जो आज हम मिड ओशनिक रिज देख रहे हैं वो पहले किसी जमाने में वहां पर एक लेक हुआ होगा, वो लेक बाद में नेसेंट सी में कन्वर्ट हुआ होगा, वो नेसेंट सी ओशन में कन्वर्ट हुआ होगा और आज के टाइम पर वो मिड ओशनिक रिज बन चुका है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आपको कंटिन्यूअसली पता होना चाहिए। ये सब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि वोल्केनिज्म के क्या क्या कॉजेज हैं, अब हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा कि क्या क्या लावा टाइप्स, लावा टाइप्स मतलब क्या होता है, लावा और मैग्मा, ये दो टर्म्स हम हमेशा पढ़ते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैग्मा जो होता है ना वो अगर क्रस्ट के अंदर है, मतलब कि अगर मेंटल पोर्शन में है या फिर क्रस्ट के अंदर है, जब भी अर्थ सरफेस के अंदर होगा ना ये इरप्ट होने से पहले तो हम इसको मैग्मा बोलते हैं। एक बार जब ये इरप्ट हो जाता है तो हम यूजुअली इसको लावा बोलते हैं, ठीक है। अब ये लावा के टाइप्स क्या हो सकते हैं, मतलब कि जब इरप्ट हो जाएगा तो ये लावा के कौन कौन से टाइप्स हैं, एक हमने पढ़ा एंडेसाइटिक वोल्केनो, एक हमने पढ़ा बेसाल्टिक वोल्केनो। ये पढ़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमने अभी जिक्र किया था ना, हमने बोला था एक एसिडिक नेचर का है और दूसरा बेसिक नेचर का है। इन्हीं को हम एंडेसाइटिक और बेसाल्टिक भी बोलते हैं। देखो जो भी एंडेसाइटिक होता है उसको हम एसिडिक बोलते हैं, जो बेसाल्टिक होता है उसको बेसिक बोलते हैं। नाम में दोनों के ए और ए है तो इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको याद रखना है कि जो भी एंडेसाइटिक वोल्केनो या एंडेसाइटिक लावा होगा उसको हम लोग कंपोजिट लावा बोलते हैं या फिर स्ट्रैटो वोल्केनिक लावा भी बोलते हैं। अब ये जो एसिडिक नेचर होता है आप इसको हमेशा सिलिका से रिलेट करके देखना कि जो भी इरप्शन हो रहा है अगर उसमें सिलिका का परसेंटेज काफी ज्यादा है तो ये एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। अब जब भी सिलिका का कंटेंट ज्यादा होगा तो आप ये भी समझोगे कि सिलिका बहुत ज्यादा विस्कस नेचर का होता है। विस्कस को कैसे आप समझ सकते हो, एक डाउट मेरे पास आया था, मेल के थ्रू आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि लास्ट एग्जांपल्स जो मैंने लिए थे विस्कोसिटी समझाने के लिए, जिसमें मैंने मरकरी का एग्जांपल लिया था और मैंने हनी का एग्जांपल लिया था। और मरकरी के लिए मैंने एक एग्जांपल जो भी दिया था इसमें कौन सा था, मरकरी और हनी ना, हनी के लिए मैंने यूजुअली एंडेसाइटिक या फिर जिसको हम एसिडिक नेचर बोल रहे हैं ये होगा। और दूसरा मैंने एग्जांपल लिया था मरकरी का जिसका फ्लो काफी तेज होता है, इसमें हमने बेसाल्टिक वाला एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो क्या होता है जब भी एंडेसाइटिक होगा तो एंडेसाइटिक में हनी लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, इसका विस्कोसिटी जो होता है ना काफी ज्यादा होता है। विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, देखो कोई भी लिक्विड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी तेजी से फैलता है, मतलब बह जाता है। जैसे पानी को अगर हम सरफेस पे अगर एक ग्लास पानी सरफेस पे डालेंगे तो आप देखोगे कि पूरे सरफेस पे वो बिखर गया। अगर सेमली अगर हम लोग सी स्ट्रक्चर में अगर क्या करेंगे कि हनी को अगर एक ग्लास हनी को सरफेस पर डालेंगे तो वो कितने धीमे से फैलेगा, ये भी बात आपको पता चल रही होगी। तो इसका मतलब है कि हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। इसी वे में जब भी हम एंडेसाइटिक इरप्शंस या फिर एंडेसाइटिक लावा की बात करते हैं तो ये हाईली विस्कस होता है। विस्कस होने के चलते ये ज्यादा दूर तक बह नहीं पाता है। तो क्या होगा कि ये जब धीमे धीमे स्लोली ये फ्लो करेगा तो ये दूर तक ट्रैवल तो कर नहीं पाएगा, इसीलिए ये यहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा पास पास में ही। जब पास पास स्ट्रक्चर में ही सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये एक के ऊपर एक लेयर जैसे बन जाते हैं। इसी को हम लोग एंडेसाइटिक लावा बोलते हैं, ठीक है। ये एंडेसाइटिक लावा हमेशा आप देखोगे कि कोनिकल फॉर्म में होगा। कोनिकल फॉर्म में क्यों है अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि भाई जब ये बह नहीं रहा है, बहता तो ये जमीन पर बिल्कुल फैल जाता, लेकिन ये ऊपर ऊपर जैसे ही पिघलने की कोशिश कर रहा था यहीं पर जम गया, तो ये यहीं पर एक माउंटेन और या फिर हीप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। फिर दोबारा जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो वापस से इसके ऊपर एक और हीप बन गया, करते करते ये एक माउंटेन स्ट्रक्चर में बन जाता है। जो भी लावा टाइप्स के वॉल्केनिज्म देखते हैं हमेशा ये लाइट कलर होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि ये एंडेसाइटिक नेचर का है। बेसाल्टिक नेचर का होता तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती। और इसीलिए मैंने मरकरी का भी एग्जांपल लिया था, क्योंकि मरकरी अगर आप जमीन पर आप अगर एक ग्लास मरकरी को जमीन पर अगर आप फ्लो करा दो ना तो ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। इतना स्मूथ होता है और इतना तेज ये भागता है। कभी भी आप लोगों ने अपने फिजिक्स लैब में या फिर केमिस्ट्री लैब में इसको स्कूल टाइम पर देखा होगा, अगर ग्लास के सरफेस पर हम लोग गलती से एक ड्रॉप ऑफ मरकरी ले लें तो हमें बहुत ही मुश्किल होगी कि हम इस छोटे से ग्लास पर इस मरकरी को टिका पाएं, क्योंकि वो तुरंत भाग जाएगा इधर उधर, बहुत तेजी से भागता है। इसीलिए हम इसका एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं कि जब भी बेसाल्टिक इरप्शन होगा तो बेसाल्टिक इरप्शन में या फिर बेसाल्टिक लावा होगा तो वो मरकरी जैसा होगा, बहुत तेजी से भागेगा, बिल्कुल से बह जाएगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो मुझे लगता है कि डाउट में ये हुआ था विस्कोसिटी से रिलेटेड कि मैं बहने का एग्जांपल दे रहा था। मरकरी जो होता है ना वो छोटे छोटे
ग्रैनुल्स के फॉर्म में या फिर छोटे छोटे आप बोल सकते हैं ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है बेसाल्टिक में, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। आप केवल मरकरी से इतना रिलेट कर लो कि ये काफी हैवी होता है और इसके चलते देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर बहने वाला एग्जांपल होता ना तो पानी का एग्जांपल भी ले सकता था कि पानी की तरह बहता है, लेकिन ये पानी का एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बेसाल्टिक जो होता है ना उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने मरकरी का एग्जांपल लिया कि वो भी बहता है, काफी तेजी से बहता है। लेकिन आप ऐसा समझो कि पानी को अगर बहुत ज्यादा डेंस करते हैं, बहुत भारी हो जाए वो पानी और फिर हम उसको बहा दें और वो तेजी से बहने लगे, वैसा कुछ आप बेसाल्टिक का इमेजिनेशन अपने दिमाग में रख सकते हो। मतलब मरकरी जैसा भारी होगा और पानी जैसा वो बहता है, ठीक है। तो ये बेसाल्टिक लावा होंगे। फिलहाल अभी हम एंडेसाइटिक लावा के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा कि इसमें सिलिका का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसको एसिडिक भी बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी इरप्शंस होते हैं आप देखोगे कि ये लाइट कलर्ड होते हैं या फिर ये हमेशा एक कोनिकल फॉर्म में बनते हैं, क्योंकि ये तुरंत के तुरंत सॉलिडिफाई हो जाते हैं, बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसमें एक और बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो भी एंडेसाइटिक लावा होगा वो हमेशा वॉलेंटली इरप्ट होता है। क्यों? एक लाउड एक्सप्लोजन के साथ इरप्ट होता है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल देखो, सिंपल सी बात है कि एंडेसाइटिक लावा आप देख रहे हो कि काफी हल्का है, इसकी डेंसिटी काफी कम है ना, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो एक्सप्लोड करते बनेगा। अब आप खुद ही सोचो कि मरकरी जैसे भारी या फिर उससे भी ज्यादा भारी अगर कुछ भी होगा तो उसको एक्सप्लोड करने में प्रॉब्लम होगी ना, वो तो धीरे से ऊपर तक आएगा और ये साइलेंटली बह जाएगा, ठीक है। लेकिन जो भी हल्का है अपने नेचर में तो वो तो एक्सप्लोड कर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर इसकी डेंसिटी कम है और ये एक्सप्लोड तेजी से होता है तो इसको हम लोग वॉल्केनिक बॉम्ब या फिर पायरोक्लास्ट का नाम देते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पायरोक्लास्ट एक्चुअल में होता कैसा है, ताकि कभी भी आगे चल के आपको दिक्कत ना हो समझने में कि पायरोक्लास्ट किसको बोलते हैं। देखो, पायरोक्लास्ट कुछ इस तरीके से दिखता है जिसमें हम लोग हॉट डेंस फ्यूम देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा डेंस फ्यूम होता है, एक तरीके का ब्लास्ट होता है। ये भी एक प्रकार का वॉल्केनो का इरप्शन ही हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस बेसिस पर हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये पायरोक्लास्ट आखिरकार क्या कैसा दिखता है। तो आप देख रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी इसके साथ साथ निकल रहे हैं या फिर यहाँ से टूट के गिरते हैं, साथ ही साथ ये डेंस फ्यूम, एशेस, इन सबको हम लोग पायरोक्लास्ट का नाम देते हैं, ठीक है। फिलहाल हम समझते हैं कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर डेवलप होता है। देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी वोल्केनिज्म में हम एंडेसाइटिक इरप्शन को देखेंगे तो ये तुरंत के तुरंत वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये सॉलिडिफाई हो गया और वहीं पर सॉलिडिफाई हो गया और इसके चारों तरफ के जो भी दूसरे दूसरे और भी लैंड सर्फेसेस थे, लैंडफॉर्म्स थे, वो बाद में मान लो कि इनका वेदरिंग हो गया। वेदरिंग का क्या मतलब होता है? मान लो कि रेनफॉल, विंड, इन सब के ऊपर मान लो बारिश की छींटें, बारिश की बूंदें इनके ऊपर लगातार पड़ती रहती हैं, तो एक फोर्स क्रिएट करती हैं। ये क्या करती हैं? अगर ये माउंटेनस स्ट्रक्चर का होगा पहले तो ये बूंदें पड़ पड़ के क्या होगा कि इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और ये ढंगलाते हुए नीचे आ जाते हैं, ठीक है, रोल होते हुए नीचे आ जाएंगे ये। तो ये अंत में क्या बचेगा? ये हार्ड स्ट्रक्चर। ये हार्ड स्ट्रक्चर जो है एक प्रकार का हमारा लावा है जो कि अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया था तुरंत के तुरंत। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? प्लग। प्लग जैसा दिख भी तो रहा होगा ना, जैसे हम लोग स्विच बोर्ड में प्लग को इनपुट करते हैं, खोजते हैं उसको, तो इस बेसिस पर भी आप देखते होंगे कि यहाँ पर प्लग जैसा स्ट्रक्चर है और यहीं पे इसीलिए हम हमेशा जब भी एंडेसाइटिक लावास देखते हैं तो काफी साल बाद ऐसा प्लग स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये फिलहाल हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, मार्टिनिकी में एक माउंट पीली है, इसका एग्जांपल है, और माउंट पीली ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा टाइप है वो है बेसाल्टिक या फिर बेसिक लावा, जिसको हम लोग शील्ड लावा भी बोलते हैं। अब देखो, शील्ड लावा जो है वो कोनिकल स्ट्रक्चर में तो नहीं आ पाएगा, कोनिकल स्ट्रक्चर में आएगा लेकिन हम देखते हैं जो इसका स्लोप होगा वो इतना स्टीप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो बह जाता है ना तुरंत के तुरंत। हमने यही तो पढ़ा कि बेसिक लावा जो होता है ये वन ऑफ द हॉटेस्ट लावा में होते हैं और ये हाईली फ्लूइड होते हैं। जब हाईली फ्लूइड होते हैं और इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है तो ये कोन स्ट्रक्चर में नहीं बन पाते, ये टिक नहीं पाते ऊपर, ये तुरंत इरप्ट होते हैं और ये दूर तक फैल जाते हैं। दूर तक फैलते फैलते क्या होता है कि ये एक शील्ड का शेप लेते हैं। शील्ड आप देखोगे जैसे कि आप कैप्टन अमेरिका देखते हो ना, तो कैप्टन अमेरिका जैसे शील्ड लेता है, शील्ड कैसी होती है? क्या कोनिकल शेप की होती है? क्या बहुत हल्की सी हाइट होती है शील्ड की, ऐसी कुछ होती है, ठीक। तो इस शील्ड स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए इसको शील्ड लावा भी बोलते हैं। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में देख रहे हैं शील्ड लावा, डार्क कलर के होते हैं, बेसाल्टिक नेचर के होते हैं और यहाँ पर सिलिका का कंटेंट काफी कम होता है, इसीलिए हम इनको बेसिक लावा भी बोल रहे हैं। ये एक्सप्लोजिवली इरप्ट नहीं होते हैं, साइलेंटली इरप्ट होते हैं। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो इनकी स्पीड हम बात कर रहे थे ना कि ये फ्लो बहुत तेज करते हैं, तो यहाँ पर स्पीड लगभग 10 से 30 मील प्रति घंटा की स्पीड से ये बहुत तेजी से ट्रैवल करते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि इनका डिजास्टरस नेचर जो है काफी ज्यादा होता है। हो सकता है कि एक पूरा का पूरा गांव, एक पूरा का पूरा बड़ा एरिया अगर कभी भी ऐसा बेसाल्टिक इरप्शन होता है तो वो उसमें डूब जाए। क्यों? क्योंकि वहां से जो भी चीजें निकलती हैं वो फ्लो करती हैं बहुत तेजी से, तो काफी बड़े एरिया में स्प्रेड होती हैं। दूसरा, हम जो अपना डेक्कन प्लेट्यू देखते हैं, इंडिया का जो सदर्न पोर्शन है, इंडिया में नॉर्मली अगर हम एक रफ डायग्राम बनाएं तो जो भी इसका सदर्न पोर्शन है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू कुछ कुछ इतना एरिया है, तो ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा इन्हीं लावा से बना है, बेसाल्टिक लावा से ही बना है। लेयर बाय लेयर आप देखोगे कि ये सॉलिडिफाई होते हैं, कि मान लो कि एक इरप्शन हुआ और इसके बाद ये इधर और इधर डायरेक्शन में बह गए, ये फिर सॉलिडिफाई हो गए, फिर से इरप्शन हुआ, फिर एक और लेयर बन गया, फिर एक बार इरप्शन हुआ तो एक और लेयर बन गया। इस तरीके से ये लेयर बाय लेयर बेसाल्टिक लावा जो होते हैं ये सॉलिडिफाई होते जाते हैं। इसीलिए आप कभी भी महाराष्ट्र जाओगे, वहां पर मुंबई के चट्टानों को देखोगे या फिर वहां के जो भी महाराष्ट्र के और भी जगहों के चट्टानों को देखोगे तो आपको उसमें क्लियरली लेयर्स विजिबल होते हैं। हो सकता है ना कि एक ऊपर वाला लेयर इतना दूर इरप्ट हो जाता है तो आपको दिखेगा कि हाँ एक्जैक्टली सेम लेयर्स नीचे भी बने हुए हैं, तो आपको ये सब बिल्कुल सीधे तरीके से दिखता है, इसीलिए हम इतनी जानकारी भी आज तक ले पाए। ये हमने अभी तक टाइप्स की बात कर ली। अब हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होता है? हमने पढ़ा कि जिस हिसाब से हम माउंटेन या फिर हम अगर
ऊपर जो भी हमारा क्रस्ट है उसके लैंडफॉर्म की बात करते हैं तो हमको कहीं पर माउंटेन्स मिलते हैं, कहीं पर प्लेट्यूज मिलते हैं, कहीं पर रिवर्स मिलते हैं। ये लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्केनो के शेप में लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। अगर ये लावा बाहर निकल गया तो हमारे लिए ये एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाता है। अगर ये लावा अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया तो ये इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बनाता है। ठीक है, इसके बारे में अलग अलग शेप्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मोमेंट में ये याद नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको इनको बार बार देखना पड़ेगा। सबसे पहला अगर हम एक्सट्रूसिव या इंट्रूसिव की बात करते हैं तो इसका बेसिस यही है कि मैग्मा जो है वो ठंडा कहां पर होता है। अगर वो क्रस्ट के ऊपर ठंडा होगा तो वो एक्सट्रूसिव फॉर्म बनाएगा, अगर क्रस्ट के अंदर ठंडा होगा तो वो इंट्रूसिव फॉर्म बनाएगा। जो भी रॉक्स क्रस्ट के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं उनको हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स का नाम देते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेट के अंदर ही जम गए, इसीलिए इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ये प्लूटोनिक रॉक्स हैं। अगर ये बाहर निकलने के बाद सॉलिडिफाई होते हैं, ठंडे होते हैं, तो हम इनको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। नॉर्मल तरीके से देखा जाता है कि कोई भी अगर जनरल टर्म में वॉल्केनिक रॉक को हम सिग्निफाई करते हैं, नोटिफाई करते हैं, तो उनको हम लोग इग्नियस रॉक्स ही बोलते हैं। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर ये अंदर के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएं तो हम इनको प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। तो प्लूटोनिक रॉक्स हमको कहाँ देखने को मिलेगा? अभी हमने पढ़ा ना, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, जहां पर जो भी मैग्मा है वो सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ सरफेस के अंदर ही, तो उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं। मतलब कि इंट्रूसिव लैंड फॉर्म जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर हमको प्लूटोनिक रॉक्स देखने को मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब हम एक एक करके एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के फीचर्स को पढ़ते हैं। मटेरियल बाहर आ चुका है। अब यहां पर लावा जो है फ्लो होगा या फिर पायरोक्लास्ट डेब्रीज आएगी। पायरोक्लास्ट क्या होता है वो आपके दिमाग में इमेज अच्छी तरीके से बन चुका होगा। या फिर वॉल्केनिक बॉम्ब, डस्ट, गैसेस। गैसेस में भी कौन कौन से गैसेस? या तो नाइट्रोजन के कंपाउंड या फिर सल्फर के कंपाउंड, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड्स, क्लोरीन, हाइड्रोजन या आर्गन जैसे गैसेस यहां से निकलते हैं। ठीक है, अब ये बाहर निकलने के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्हीं के बेसिस पर हम वॉल्केनो के टाइप्स को भी डिफाइन करते हैं। तो देखो, बाहर आने के बाद अगर एक पतली सी लाइन में ये डेवलप होते हैं तो इनको फिसर वॉल्केनो बोलते हैं, जिसकी चर्चा भी हम थोड़ी देर पहले मिड ओशनिक रिज के रेस्पेक्ट में कर रहे थे। इसके बाद एक शील्ड वॉल्केनो बनता है। शील्ड वॉल्केनो का अभी हमने एग्जांपल देख लिया है कि ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगा, लेकिन छोटी सी हाइट होगी इसकी, और ये लेयर फॉर्म में थोड़ा सा डेवलप होगा। तो ऐसे वॉल्केनो के फॉर्म को हम लोग शील्ड वॉल्केनो बोलेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि एक कोनिकल फॉर्म का होगा, बहुत ही ऊंचा, जिसको हम लोग एंडेसाइटिक इरप्शंस के बेसिस पर देख रहे थे। मतलब कि यहां पर एक बात ये भी है कि यहां पर विस्कोसिटी काफी ज्यादा होगी, हाईली विस्कस लावा बनेगा। जितना हैवी या फिर जितना हाई विस्कोसिटी होगी ये इतना ही धीमे फ्लो करेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर सब ऊपर ऊपर जमता जाएगा और ये कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसकी हाइट काफी ज्यादा होगी, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है, क्या पढ़ा था हमने? नाम बता दो आप जरा। लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था हमने पढ़ा था ओहेस डेल सैलाडो। पढ़ा था, याद होगा आपको? कहां पढ़ा था ये हमने, कहां पर है? बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था दी एंडीज के अंदर, और दी एंडीज के बिल्कुल साउदर्न मोस्ट टिप पर हम देख रहे थे ओहेस डेल सैलाडो को। ये एक प्रकार का कंपोजिट वॉल्केनो ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी ना? इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर आता है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है कि अभी हम एक फॉर्म पढ़ रहे थे, क्रेटर का वर्ड हमने यूज किया था, याद है कि आपको? अभी तुरंत यूज किया था हमने क्रेटर। क्रेटर को हमने इस हिसाब से देखा था। अभी आगे चलो, अच्छा इसका अगर हम डायग्राम पढ़ेंगे तो हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। फिलहाल अभी हम इनको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिसर टाइप या फिर फिसर वेंट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हो कि मिड ओशनिक रिज जैसा कुछ तो बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा कि एक पतला सा वेंट क्रिएट होगा। ये पतला वेंट काफी लंबा होगा, और यूजुअली यहाँ पर जो भी एक्सप्लोजन होता है वो बेसाल्टिक नेचर का होता है। बेसाल्टिक नेचर का जो भी एक्सप्लोजन होता है वो आपको पता होगा कि एक्सप्लोड नहीं होता है, बल्कि ये इस फॉर्म में आपको बहते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो ये है फिसर वेंट। आपको केवल नाम और इनके इमेजेस को रिलेट करना है, बाकी चीजें आप अपने हिसाब से डिस्कस कर लोगे। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा शील्ड टाइप वॉल्केनो। तो ये एक शील्ड स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर एक शील्ड बन जा रहा है केवल। अब यहाँ से काट दिया गया है, वरना ये तो ऐसे शील्ड स्ट्रक्चर में बनता ना। ये जो शील्ड टाइप वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है, इसका सबसे फेमस एग्जांपल हमको देखने को मिलता है हवाईयन वॉल्केनोज में। हवाईयन वॉल्केनो कहाँ पढ़ा था हमने, याद है क्या आपको? हमने पढ़ा था इसको पैसिफिक ओशन के अंदर, बिल्कुल सेंटर में। पैसिफिक का आप समझ सकते हो कि एकदम सेंटर में आपको हवाईयन वॉल्केनो दिख जाएंगे। ये वॉल्केनोज बेसाल्टिक नेचर के होते हैं, बहुत फ्लूइड होते हैं, इसीलिए
ज़्यादा हाइट अचीव नहीं कर पाते हैं। ये वॉल्केनो स्टीप नहीं होंगे, इसीलिए जब ज़्यादा हाइट अचीव नहीं कर पाए मतलब क्या कि ये स्टीप नहीं है, मतलब कि स्टीप इसको बोलते हैं, ये स्टीप नहीं है। ये क्या होते हैं, इनका जेंटल स्लोप होता है, एक्सप्लोजिव कम होते हैं। इसका एग्जांपल हवाईयन वॉल्केनोज में भी अगर आपको स्पेसिफिक नाम लेना है तो यहाँ पर हवाई में एक वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मौना लोआ। ठीक है, मौना लोआ, आप इसका एग्जांपल याद कर सकते हो कि ये एक प्रकार का शील टाइप वॉल्केनो है। दूसरा कंपोजिट टाइप वॉल्केनो में हमने क्या पढ़ा कि इनके स्लोप्स काफी स्टीप होंगे, ये एक्सप्लोजिव नेचर के होंगे। क्यों? क्योंकि एंडेसाइटिक इरप्शंस होंगे यहाँ से। ठीक है, इनके अंदर से पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलेंगे, कुछ डेब्रीज होंगे पायरोक्लास्टिक के, एशेस डेवलप होंगे। डेब्रीज मतलब क्या होता है, जो भी बचा कुचा माल होता है उसको डेब्रीज बोलते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग है। इसके अलावा यहां पर इसके विसिनिटी में हम क्या देखेंगे कि कुछ एक वेंट और निकल के आते हैं। ये सारे वेंट्स छोटे छोटे पतले पतले, एक तो मेन वेंट होता ही है। इस वेंट का भी डायग्राम अभी हमने बिल्कुल शुरुआत में बनाया था। ये हमारा मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर से ये वेंट कनेक्टेड है जो कि बाहर निकल के ऐसे अलग अलग देख रहे हो ना आप, यहाँ पर लेयर लेयर आपको दिख रहा होगा। तो ये लेयर लेयर कैसे बन रहा है, इसी फॉर्म में बन रहा है कि शुरुआत में तो यहीं तक होगा ये, फिर ये पहला लेयर बना होगा, फिर इसका हाइट यहाँ तक पहुंचा होगा तो एक और लेयर बना, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर यहाँ तक बना तो इसका एक और हाइट बना। ऐसे करते करते अब ये इस लैंड फॉर्म में पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर हम देखेंगे हमेशा कंपोजिट टाइप वॉल्केनो में। इसके अलावा इसको स्ट्रेटो वॉल्केनो भी बोलते हैं, और स्ट्रेटो वॉल्केनो का नाम हमने एंडेसाइटिक में भी पढ़ा था कि जो एंडेसाइटिक लावा होता है उसको हम लोग स्ट्रेटो वॉल्केनो लावा भी बोलते हैं। ठीक है, जो क्रेटर है ना, हम क्रेटर इस बेसिस पर बात कर रहे हैं, या फिर हमने यहाँ पर ये फिगर में आप बहुत अच्छा क्रेटर समझ सकते हो। जो हम क्रेटर अभी बात कर रहे थे, तो ये जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है ना गड्ढे जैसा, ये जो गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप। फिर इसके बाद कंपोजिट वॉल्केनो में हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, हम स्ट्रेटो वॉल्केनो इसको बोलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके एग्जाम्पल्स के बेसिस पर आप माउंट स्ट्रोम्बोली, जिसको मेडिटेरेनियन का लाइट हाउस भी बोला जाता है, ये कहां पर मिलता है, जब आप मेडिटेरेनियन सी में ऐसे इटली को आप देखते हो, ठीक, ये पूरा मान लो मेडिटेरेनियन सी है, यहीं पर आप देखते हो ना कि एक सिसिली आइलैंड है, और यहां पर कहीं आपको दिखेगा ये स्ट्रोम्बोली। फिर इसके बाद है माउंट वेसुवियस, वेसुवियस आपको यहां पर रोम के पास में कहीं इटली के अंदर दिखेगा। ठीक, और एक है माउंट फ्यूजी, माउंट फ्यूजी कहां पर है, ये जापान में है। जापान का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से है, और जापान में यहां पर कहीं बीचों बीच माउंट फ्यूजी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, किसके लिए, कॉम्पोजिट टाइप वॉल्केनिक लैंडफॉर्म के लिए। शील टाइप वॉल्केनिक फॉर्म के लिए मौना लोआ, मौना लोआ कहां है, हवाईयन आइलैंड के अंदर है। ये सब इंफॉर्मेशन छोटी छोटी है लेकिन आपको याद रखना है हमेशा। फिर आखिरी हम बात करते हैं कैल्डेरा की। कैल्डेरा क्या है कि यहाँ के लिए हमको क्रेटर समझना बहुत जरूरी है, और क्रेटर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब अगर इसी क्रेटर में मान लो कि ये वॉल्केनो अब इरप्ट नहीं होता है, या फिर मान लो इधर बीच कि पिछले 100 सालों से 150 सालों से यहाँ पर कोई भी इरप्शंस नहीं हुए हैं, और बारिश के टाइम पर यहाँ पर पूरा पानी भर जाए इस क्रेटर में, तो इस क्रेटर को हम लोग कैल्डेरा लेक का नाम देते हैं। फिलहाल हम कैल्डेरा बोलते हैं, और जब इसमें पानी भर जाता है तो इसको हम लोग लेक स्ट्रक्चर जब हमें दिखने लगता है तो इसको हम लोग कैल्डेरा लेक बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे महाराष्ट्र का लोनार लेक जो है वो एक प्रकार का कैल्डेरा लेक ही है। इसके अलावा आप इंडोनेशिया के क्रकाटाओ लेक को भी कंसीडर कर सकते हो कैल्डेरा लेक के अंदर में। ये अभी तक हम एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, मतलब कि बाहर लावा निकलने के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि अगर वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के अंदर, मतलब जो भी लावा निकलने की कोशिश कर रहा था और अंदर ही सॉलिडिफाई हो गया, इस बेसिस पर कौन कौन से इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स हैं। सबसे पहले इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बेसिस पर हम देख रहे हैं यहाँ पर मैग्मा अंदर ही ठंडा हो गया, और इसका नाम हमने क्या दिया था, प्लूटोनिक रॉक्स। ये आपको याद होगा ना, प्लूटोनिक रॉक्स। और जो बाहर निकल जाते हैं उनको कौन सा रॉक्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ये सब इंफॉर्मेशन याद हो जाना चाहिए आपको। फिर देखो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में अब अलग अलग, देखो बहुत ही टेढ़े मेढ़े नाम हैं इसके, लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, सिल, क्या होते हैं इनको ये करके हम समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एग्जाम्पल्स जो भी मैं दूंगा, जो भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसको सेम टू सेम वैसे ही आप बस ग्रहण कर लेना और वैसे ही याद कर लेना, नहीं तो आगे चल के काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सबसे पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ जो होते हैं वो बहुत बड़े रॉक के मासेस होते हैं। ये जो भी हम अभी प्लूटोनिक रॉक्स की बात कर रहे हैं, इन प्लूटोनिक रॉक्स का अगर हम बहुत बड़ा ढेर बना दें, बहुत बड़ा ढेर, बाहर तो आप समझो कि वॉल्केनोस के छोटे छोटे फॉर्म में इरप्शन होते हैं, अगर यहां पर आप इस बड़े से रेड कलर को आप देख रहे हो तो ये हमारा बैथोलिथ है। बैथोलिथ क्या होता है कि जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करता है और इतना थ्रस्ट इसको मिल नहीं पाता, तो अंदर ही अंदर बहुत बड़ा सा एक चैम्बर बन जाता है और यहीं पर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसको हम लोग बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ऐसा अपीयर होगा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्मा का या फिर प्लूटोनिक रॉक्स का पहाड़ बन गया है। इसी पहाड़ को हम बैथोलिथ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो भी होते हैं ना, ये ग्रेनाइटिक नेचर के होंगे। ग्रेनाइटिक नेचर आप हमेशा क्रस्ट से रिलेट करके देखना, क्रस्ट जो भी ऊपर वाला पोर्शन है, तो हमने हमेशा पढ़ा है ना ग्रेनाइटिक, ये सारे जो भी होते हैं ये इनकी डेंसिटी कम होती है,
हम इसको क्रस्ट में, जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट ये सब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना ये चीज, तो हमेशा ये ग्रेनाइटिक बॉडीज होती हैं। ठीक है, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ग्रेनाइट्स एक्चुअल में मिलते कैसे हैं। जो भी हम लोग किचन के स्लैब्स में या फिर सीढ़ियों पर ग्रेनाइट्स लगाते हैं, वो ग्रेनाइट कहाँ से निकलते हैं? वो एक प्रकार का बैथोलिथ होता है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है इसका, उसका नाम है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? अब मानो एक तो हम बैथोलिथ की बात करते हैं, आप इस स्ट्रक्चर में देखो जरा, यहां पर बैथोलिथ का स्ट्रक्चर आप देखोगे कि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ह्यूज है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो भी हम वेंट की बात कर रहे थे, इस वेंट से मोल्टेन लावा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ओपनिंग नहीं मिल पाती इसको कोई भी। तो क्या होता है कि ये एक्चुअल में तो कोनिकल स्ट्रक्चर में बन तो जाता है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ढका हुआ होता है, जैसे कि एक नॉर्मल पहाड़ हो या फिर एक नॉर्मल प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर हो। सिंपल प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर होगा, बस इसके बाहर वॉल्केनो नहीं निकल पाएगा। तो जब बाहर वॉल्केनो नहीं निकल पाएगा तो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। इसमें क्या होता है कि हमारे नीचे यहां पर एक एक मैग्मा चैम्बर दिखेगा। मैग्मा चैम्बर से एक वेंट, पाइप लाइक कॉन्डुइट भी बोलते हैं इसको, यहां पर लिखा हुआ है पाइप लाइक कॉन्डुइट, जिसको हम लोग वेंट बोलते हैं। इससे कनेक्टेड एक लाइन ऊपर तक आएगी जहां से मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन जमीन तो ऊपर उठ जाएगी, क्रस्ट तो हमको ऊपर पहाड़ जैसा दिखेगा, लेकिन इसके अंदर ही अंदर ये मैग्मा जम जाएगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं लैकोलिथ। मतलब कि बाहर से तो हमको प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि अंदर क्या इसमें वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर मैग्मा का पूरा सॉलिडिफाई हो रहा है। जब हमें पता चलता है, मतलब कि हमें तब पता चलेगा ना जब इस पूरे प्लेटू का वेदरिंग होगा। वेदरिंग होते होते जब इसका ऊपर का पूरा लेयर जब बारिश की बूंदों से छट जाएगा, गिर जाएगा, तो अंदर हमको पत्थर जैसा कुछ स्ट्रक्चर, रॉक टाइप स्ट्रक्चर दिखता है, प्लूटोनिक रॉक जब दिखने लगता है, तब हमको समझ में आता है अच्छा मतलब ये इसके अंदर लैकोलिथ टाइप का स्ट्रक्चर है। अभी भी हो सकता है कि ऊपर से जो हमको लैकोलिथ का सॉलिडिफिकेशन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर अभी भी मोल्टेन लैकोलिथ हो और अभी भी वो कुछ सॉलिडिफाई होने की कोशिश में लगा हो। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ पाते हैं कि देखो एक स्ट्रक्चर लैकोलिथ का भी है। इसका एग्जाम्पल आप कर्नाटका के कुछ प्लेट्यूज के बारे में देख सकते हो, जहां पर हमें ग्रेनाइट रॉक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट रॉक्स मतलब क्या? वही जो बैथोलिथ में हम देख रहे थे ना, अब ये मान लो ऊपर आके यहां पर आ गया तो भी तो ये ग्रेनाइट नेचर का ही होगा। ठीक है, तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। लैकोलिथ, बैथोलिथ, आप समझ सकते हो कि बैथोलिथ नीचे बहुत बड़ा होता है और लैकोलिथ ऊपर सरफेस तक पहुंच जाता है, बस इरप्ट नहीं होता। फिर तीसरा नाम है लैपोलिथ। देखो वो था लैकोलिथ, ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना, इसका डबल सी को कन्वर्ट करके हमने बस यहां पर पी लगा दिया है। ठीक है, तो ये है लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? देखो बहुत बार जब लावा ऊपर की तरफ ऐसे पाइप लाइक कॉन्डुइट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इसको अपने अगल बगल की जमीनों में थोड़ी सी नमी दिखती है या फिर थोड़ी कम मजबूती दिखती है। तो इसको एक रास्ता और दिखता है कि भाई ऊपर जाने से अच्छा है कि हम बगल बगल चले जाएं। जब ये बगल बगल चला जाता है तो आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टली नहीं बिल्कुल, बल्कि सॉसर से, सॉसर मतलब हम क्या घर में जो हम लोग तस्तरी देखते हैं ना, जिसमें नाश्ता खाते हैं, ये सब लेते हैं सामान, वैसा तस्तरी जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो, या फिर हम इसको कॉनकेव शेप भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कॉनकेव शेप में अगर मान लो इस वेंट से ऊपर ऊपर मैग्मा ट्रेवल कर रहा था, लेकिन बगल में एक ऐसा सॉसर शेप्ड हमको मैग्मा निकलते हुए दिखा और ये सॉलिडिफाई हो जाए, तो हम इस हॉरिजॉन्टल सॉसर शेप्ड को लैपोलिथ बोलेंगे। ठीक है, यहां पर आप पिक्चर्स में भी इनको देख सकते हो, यहां पे ये वाले स्ट्रक्चर में। इसके बाद अगला जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जब भी दो प्लेट्स आपस में कोलाइड होते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि वहां पर वेव लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इन वेव लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एक तो बोलते हैं सिंक्लाइन, जो डूब जाते हैं, और दूसरे को हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, जो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसे लैंडफॉर्म्स हमारे ऑलरेडी डेवलप होते हैं, और जब इनके बीच में हमारा मैग्मा फंस जाता है, या फिर जो सिंक्लाइन है इसके बेस में ऐसे फंस जाए, या फिर जो एंटीक्लाइन है इसके एबव ऐसे फंस जाए, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फैकोलिथ। ठीक है, ये एंटीक्लाइन के टॉप पर दिखेगा या फिर सिंक्लाइन के बेस पर दिखेगा, यहीं पर ये सॉलिडिफाई हो जाता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फैकोलिथ। इसके अलावा अगला जो है उसको हम लोग बोलते हैं सिल्स। यहां पर देखो सिल्स और आपको एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था लैपोलिथ, इसमें काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्पर्स्ड लावा सॉलिडिफाई जब हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं, लेकिन लैपोलिथ हमेशा सॉसर शेप होगा। और जो भी हम सिल्स की बात कर रहे हैं, ये सिल्स बेसिकली नियर हॉरिजॉन्टल होगा। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तो हम एकदम प्लेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बता सकते, लेकिन लगभग लगभग हॉरिजॉन्टल नेचर का ही होगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो सॉलिडिफाई अगर हो जाता है लावा लेयर ऐसे, यहां पर आप देख सकते हो ये इन सब लेयर्स को, ये वाला जो लेयर है ये हमारा क्या है? सिल है। और जो इसके पहले हम यहां पर किसकी बात कर रहे थे? लैपोलिथ की बात कर रहे थे। तो लैपोलिथ का स्ट्रक्चर देखो यहां पर ये रहा, ये सॉसर स्ट्रक्चर बन रहा है ना यहाँ पे, इसीलिए ये लैपोलिथ है, और ये सिल्स है। अब एक चीज और बचता है आखिरी, जिसको हम लोग डाइक्स का नाम देते हैं। डाइक्स क्या होते हैं? मान लो कि ऐसे वेंट में निकलते निकलते इनको कुछ और वीक
लैंड सरफेस मिलता है और उससे ये लोग सरफेस का 90 डिग्री बना के निकलने की कोशिश करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर निकलने की कोशिश करते हैं, एक नया रास्ता निकाल लेते हैं, जिसके बेसिस पर एक तो ऊपर से इरप्शन हो ही रहा है, वो तो ठीक है, ये लोग क्या करते हैं ना, एक अल्टरनेटिव रास्ता फाइंड कर लेते हैं कि हम यहां से भी इरप्ट होंगे। छोटे फॉर्म में इरप्ट होते हैं लेकिन इरप्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे पैसेजेस को जो कि बाहर डायरेक्शन में इरप्ट होते हैं, बाद में यही सॉलिडिफाई होकर वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे वॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम डाइक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि मैग्मा चैम्बर से जो पाइप लाइक कॉन्डुइट या फिर वेंट ऊपर की तरफ जाता है, वो एक अल्टरनेटिव पाथ फाइंड कर लेता है, और ये यहां से भी छोटा छोटा इरप्ट हो सकता है, और या फिर इरप्ट नहीं भी हुआ तो अंदर के अंदर ही, क्योंकि हम इंट्रूसिव फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो इंट्रूसिव में तो अंदर ही रहेगा, तो अंदर के साइड में ही अगर ये वॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जम जाता है तो हम इसको डाइक्स का नाम देते हैं। आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र के एरिया में ऐसे बहुत सारे डाइक्स के एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं। ये एक प्रकार का फीडर का काम करता है, ठीक है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अभी तुरंत पढ़ा है हमने, ये है हमारा सिल्स, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल शेप का है, और जो हॉरिजॉन्टल शेप में ना हो के थोड़ा सा एंगल में हो और सरफेस से 90 डिग्री बनाता हो, तो हम इसको डाइक्स का नाम देंगे, ठीक है। अब एकदम एक्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, मोर और लेस परपेंडिकुलर होना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं होना है आपको इस बात में। अब यहां पर हम पढ़ते हैं दूसरा टाइप्स, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव वॉल्केनो। इनको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। इसमें क्या होता है कि अगर मैग्मा चैम्बर एकदम एक्टिव है, यहां से कभी भी वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, अभी भी होता है, फ्रिक्वेंटली इरप्ट होता है, तो हम इसको एक्टिव वॉल्केनो बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग वॉशिंगटन में माउंट सेंट हेलेंस है, सेंट हेलेंस का एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर एक है इंडोनेशिया में माउंट मेरापी, इंडोनेशिया का माउंट मेरापी, और ये सब क्या है, एक्टिव वॉल्केनोज है। डोरमेंट वॉल्केनो के एग्जांपल्स या फिर डोरमेंट वॉल्केनो क्या होते हैं कि यहां पर आप देखोगे कि इरप्शंस जो हैं वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, यहां से कभी कभी धुएं निकलेंगे, या फिर बहुत लेट में, या फिर आप देखोगे कि कई सालों साल पहले यहां पर कभी इरप्शन हुआ था, अब नहीं हुआ है। तो ये जो डोरमेंट वॉल्केनो, मतलब ये अपने नींद में है, कभी भी जाग सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल नींद में है, तो रेगुलरली या फिर फ्रीक्वेंटली ये इरप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वेसुवियस की भी हम बात कर रहे थे, माउंट वेसुवियस इटली में जो था, वो इटली वाला वेसुवियस डोरमेंट वॉल्केनो है। इसके अलावा एक्सटिंक्ट या एंशिएंट वॉल्केनो हम किसको बोलते हैं, जहां पे मैग्मा चैम्बर अब खत्म हो चुका है। अभी इसका एग्जांपल मैं एक जगह और दूंगा आपको, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। यहाँ पर इरप्शंस जो होता है वो कभी हिस्ट्री में पुराने समय में हुआ होगा, इसीलिए हम इनको एंशिएंट वॉल्केनो बोलते हैं। यहाँ पर जो माउंट किलिमंजारो है, वो किलिमंजारो या फिर माउंट केनिया का नाम हम दे सकते हैं, अफ्रीका में जो दोनों हैं, ये एक प्रकार के अभी एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हो चुके हैं। देखो इसके बाद इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, एक्टिव, एक्सटिंक्ट और डोरमेंट को। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो भी वॉल्केनो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है, इसके बेसिस पर देखो सबसे पहले हमको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे कि बहुत सालों से जितने भी बार ये वॉल्केनो इरप्ट होता है, इसके अंदर से केवल और केवल स्टीम निकलता है, या तो हॉट गैसेस या तो वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं। कोई भी मटेरियल्स, जैसे कि मैग्मा होता है ना, पिघला हुआ मैग्मा, जिसमें हम लोग मेटल्स देखते हैं या फिर दूसरे मटेरियल्स देखते हैं, वैसा कुछ भी नहीं निकलेगा, बस हॉट गैसेस, वेपर्स ऐसे निकलते हैं। तो हम इनको ऐसे वेपर, हॉट गैसेस, स्टीम्स को हम जिनको फ्यूमरोल्स बोलते हैं, या फ्यूमरोल्स का एक और नाम देते हैं सोल्फा टेरास। इन दोनों नाम को आप याद कर लो। तो जब भी फ्यूमरोल्स जैसा कुछ भी फीचर हमको देखने को मिलेगा, तो अब हम समझ जाएंगे कि अब कुछ सालों की ही जिंदगी इस वॉल्केनो की बची है, आगे चल के ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में, या फिर इटली का वेसुवियस, या फिर इंडोनेशिया का क्रकाटाओ। इनको अभी तक हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो मानते थे, लेकिन रिसेंटली अभी हमने देखा कि ये इरप्ट हो गए। तो जब इरप्ट हो गए तो अब हमको समझ में आया कि अच्छा ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए भाई, अभी ये डोरमेंट स्टेज में है अपने। इसके अलावा क्रकाटाओ वॉल्केनो जो है अभी हाल फिलहाल में 1883 में इरप्ट हुआ था, और ये काफी बड़ा डिवास्टेशन था। अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे भी कि लगभग 36,000 लोगों की मौत हुई थी जावा में इसी के चलते। लेकिन आज के टाइम पर क्रकाटाओ में हम देखते हैं कि कैल्डेरा लेक बन चुका है, ठीक है। मतलब कि अब 1883 के बाद से कभी इरप्ट ही नहीं हुआ, तो वहां पर बारिश का पानी और ये सब इकट्ठा हो गए, तो वहां पर कैल्डेरा लेक बन चुका है क्रकाटाओ वॉल्केनो की जगह पर। इसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात की थी, हॉटस्पॉट की। हॉटस्पॉट क्या होता है, मान लो कि जो कन्वेक्शन करंट हम अभी तक पढ़ रहे थे, इस कन्वेक्शन करंट के बेसिस पर एक क्या बनता है, एक मेंटल प्लूम बनता है। मेंटल प्लूम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। जो भी हमारा मैग्मा चैम्बर है, ये मान लो मैग्मा चैम्बर ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और एक रास्ता मिल जाता है इसको। अब रास्ता इस हिसाब से मिलता है कि ऊपर का जो हमारा क्रस्ट है वो तो एक डायरेक्शन में चलता रहता है, लेकिन ये जो मेंटल प्लूम है ये हमारा स्टेबल होता है, ये तो एक ही जगह टिका रहेगा ना। ये ऊपर से ये जो हमारा क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या फिर ओशनिक क्रस्ट, ये अपना आराम से ट्रैवल करता रहता है, लेकिन हमारा जो मेंटल प्लूम है ये एक ही जगह पर बिल्कुल फिक्स रहता है। इसके बेसिस पर हम क्या देखते हैं कि यहां से इरप्ट हो रहा है, अब यहां पर ये वाला प्लेट इस डायरेक्शन में अगर बढ़ रहा है, तो छोटे छोटे ऐसे यहां पर हम लोग को वॉल्केनोस हॉटस्पॉट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनको हम एक वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है कि हीट राइज हो रहा है, धीरे धीरे क्या होगा कि ये एक ऊपर का स्ट्रक्चर पा लेगा, और यहां से ये एक वॉल्केनो क्रिएट होगा, इरप्ट होगा, पानी के सरफेस के बाहर भी आ जाएगा,
ये हमको हॉटस्पॉट देखने को मिला। अब यहाँ से इरप्शन होंगे, ये थोड़ा सा और ऊपर होगा, लेकिन ऊपर का प्लेट जो है ना ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब धीरे धीरे जैसे ही ये इस डायरेक्शन में जाता जाएगा, ये वाला जो हीट प्लूम है ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके चलते नया नया वेंट इसको मिलता जाएगा और इस वेंट में ये वॉल्केनिक इरप्शंस होते जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हमको एक साथ हॉटस्पॉट के तरीके से वॉल्केनोज देखने को मिलते रहेंगे, तो एक पूरा चेन बन जाएगा इनका, ठीक है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हॉटस्पॉट। अब ये तो हॉटस्पॉट था, यहां पर अब हमको किससे कंफ्यूज नहीं होना है, आइलैंड आर्क से। आइलैंड आर्क ये तो हॉटस्पॉट हमने देखा ना कैसे बन रहा है। अगर हम आइलैंड आर्क देखें तो आइलैंड आर्क कैसे होता है कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ये सबडक्ट कर रहा है, सबडक्शन के बाद जो हमको देखने को मिलता है वो आइलैंड आर्क के फॉर्म में देखने को मिलता है। कैसे, जिसका एग्जांपल भी हमने यहां पर देख लिया था, ये वाला एग्जांपल जो था कोलिजन के बेसिस पर, कि ओशनिक प्लेट जब सबडक्ट करता है तब जाके हमको कहीं पर ये आइलैंड आर्क देखने को मिलते हैं। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कौन सा आइलैंड आर्क है, कौन सा हॉटस्पॉट है। इसके बाद हॉटस्पॉट वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स में कुछ और बातें करते हैं। अगर मान लो कि ये हॉटस्पॉट वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स अभी तो हम देखते थे कि सरफेस के ऊपर आ गए हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स पर बेस्ड है, तो हम कभी कभी देखते हैं ना कि ये वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स जो हैं ये पानी के अंदर भी डेवलप होते हैं। जब ये पानी के अंदर डेवलप होते हैं तो ये सबमरीन माउंटेन्स के नाम से या फिर हम इनको सी माउंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमारा हॉटस्पॉट वॉल्केनो ऊपर दिखने लगा था पानी के ऊपर या फिर सरफेस पर, बस अब अगर समुद्र के अंदर ही रह जाता है वो, तो हम उसको सी माउंट का नाम देते हैं। यहां पर हॉटस्पॉट सी माउंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर पूरा का पूरा चेन आपको देखने को मिलेगा हवाईयन स्टेट में, यूएस स्टेट का जो हवाई आइलैंड है। यहां पर आप कभी भी मैप उठा के देखोगे तो हवाईयन आइलैंड में आपको कुछ तो हॉटस्पॉट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म दिखेंगे जिसके प्रॉपर आपको लैंड सरफेस पर ये आइलैंड दिखेंगे, लेकिन आपको इसी लाइन में छोटे छोटे पानी के अंदर भी आपको रेजेस दिखेंगे। ये सी माउंट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर है, और अभी अभी न्यूली फॉर्म्ड होंगे ना वो तो कुछ दिन बाद, जब ये सी माउंट्स ही आगे चल के हॉटस्पॉट वॉल्केनो में डेवलप करेंगे। बिल्कुल क्लियर है ना, मतलब शुरुआती दौर में तो ये तो समुद्र के अंदर ही रहेंगे ना छोटे छोटे फॉर्म में, तो ये सी माउंट ही होंगे। धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो अगर ये वाटर का लेवल है तो बढ़ते बढ़ते जब ये ऊपर तक आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये हॉटस्पॉट वॉल्केनो है। इसके अंदर जब तक रहा तब तक हम इसको सी माउंट बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। बहुत बार अगर आप कंफ्यूज होते हो या फिर यूपीएससी कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि क्या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के डाइवर्जन से भी, या फिर आप बोलो कि क्या कॉन्टिनेंट सरफेस पर भी हमको हॉटस्पॉट देखने को मिल सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल भी है, एक यूएसए में एक हॉटस्पॉट एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, वहां पर आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलता है। मतलब सरफेस पर ही आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा जमीन रहेगा, जमीन पर एक छोटा सा वॉल्केनो यहाँ, एक छोटा सा यहाँ, फिर एक यहाँ, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अब इस डायग्राम में जब हम पढ़ रहे थे तो आप देखो कि ये वाला जो है ये तो अभी बिल्कुल ताजा जो बन रहा है, ये वाला वॉल्केनो ये हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। यहां से केवल और केवल धुएं उठ रहे होंगे तो ये हमारा डॉर्मेंट है। और जब बिल्कुल ही हमें समझ में आ जाएगा कि अब यहां से कोई इरप्शन नहीं होने वाला है तो ये हमारे लिए एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का बन जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पर आप इन तीनों एग्जांपल को समझ सकते हो कि कैसे हमको पता चलता है, ठीक है। अब यहां पर हॉटस्पॉट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को भी हमने देख लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि ये कॉन्टिनेंट सरफेस पर भी देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारा एक रीयूनियन आइलैंड है हमने देखा था मेडागास्कर के पास में, वो भी एक प्रकार का वॉल्केनिक हॉटस्पॉट ही है। इसके बाद हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं गीजर और हॉटस्पॉट को, गीजर और हॉट स्प्रिंग को। बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको दो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। पहला ये कि जो गीजर और हॉट स्प्रिंग होते हैं इसमें से जो गीजर है ये गीजर वर्ल्ड के गिने चुने जगहों पर मिलते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ ऐसे 2-3 हिस्से हैं वर्ल्ड के जहां पर ये गीजर देखने को मिलते हैं। एक तो वहां पर जहां पर अभी हम हॉटस्पॉट की बात कर रहे थे ना, येलोस्टोन पार्क में, यूएसए वाला, एक तो वहां पर येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए में देखने को मिलता है, फिर हमको एक न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है और एक आइसलैंड में देखने को मिलता है। बस यही 3 जगह हैं, ठीक है, जहां पर हमको मोटे मोटे तौर पर गीजर देखने को मिलता है। यहां पर बात करें अगर गीजर फॉर्मेशन आखिरकार होता कैसे है, तो हमको पता है कि देखो हमारे अर्थ सरफेस के अंदर कुछ ऐसे मैग्मा चैम्बर कहीं ना कहीं मिलते ही हैं, और हमको ये भी पता है कि हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर भी होते हैं। किसी का एक क्वेश्चन ये भी था, मैं पढ़ रहा था कि पानी कहाँ मिलता है फिर, तो आप देखो पानी जो होता है ना वो हमारे क्रस्ट में होता है, ठीक है, वो इतना नीचे अंदर नहीं होता। लेकिन क्या होता है कभी कभी ऐसे कुछ वेंट्स नीचे बन जाते हैं। अब इसके बेसिस पर क्या होता है कि मैग्मा चैम्बर इनको गर्म करते हैं, और यहां पर ऐसे बड़े बड़े आप देखोगे कुछ चैम्बर्स बन जाते हैं जहां पर पानी इकट्ठा होते हैं, और चूंकि ये काफी तेजी से जब हीट होते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब स्टीम में कन्वर्ट होते हैं तो जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बनती है ना, प्रेशर बनने के बाद तो कुछ टाइम तक तो ये प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर बनते 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 जब काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये बहुत तेजी से सरफेस के ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं गीजर। गीजर हमेशा वॉलेंटली इरप्ट करेगा, ये हमेशा याद रखना, और इसमें से केवल और केवल पानी निकलता है, मतलब कि वाटर और वाटर वेपर निकलेगा बस, ठीक है। जो हमारा हॉट स्प्रिंग होता है ना, हॉट स्प्रिंग जिसको हम लोग हिंदी में तपत कुंड बोलते हैं, आप देखते होंगे कि जब भी जो लोग ऋषिकेश या फिर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं स्पेसिफिकली,
तो बद्रीनाथ केदारनाथ में आपको देखते होंगे कि रिलीजियस प्लेसेस पर ऐसे हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग कुछ नहीं होता है, बस यहां पर देखो गीजर में क्या होता है ना कि यहां पर ग्राउंड वाटर ये इकट्ठा हो जाते हैं और यहां पर प्रेशर डेवलप हो जाता है स्टीम के फॉर्म में, इसीलिए प्रेशर के साथ ये बाहर निकलते हैं। हॉट स्प्रिंग में बस इतना अंतर होता है कि यहां पर इनको ऐसे बड़े बड़े चैम्बर्स नहीं मिलते हैं जिसके बेसिस पर ये प्रेशर डेवलप कर पाए या स्टीम में कन्वर्ट हो पाए। तो इनका डायरेक्ट ओपनिंग होता है, जितना गर्म होते जाएंगे ये बाहर हमको मिलते जाएंगे पानी के ही फॉर्म में। मतलब नॉर्मल पानी होता है, बस गर्म पानी होता है, और वो गर्म कैसे होता है कि हमारा जो भी मैग्मा चैम्बर है वो इनको गर्म कर देता है। तो बेसिक यही डिफरेंस है गीजर और हॉट स्प्रिंग में। और हॉट स्प्रिंग दूसरा अंतर ये भी हम देख सकते हैं कि हॉट स्प्रिंग ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में भी हमने बात किया, ऐसे दुनिया के हर कोने में आपको ये गीजर तो नहीं मिलेगा, हॉट स्प्रिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि मैंने आपको भी समझाया है। ये छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखो कि जो भी हॉट स्प्रिंग है ना, इसका एक, जैसे कि आप बोलो कि रिलीजियस इसका वे में हम क्यों देखते हैं, बहुत बार बोला जाता है कि भाई इसमें अगर आपने स्नान कर लिया तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक्चुअल में होता यूं है कि इसमें बहुत सारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे बॉडी को हील करते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ये कुछ पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और यही बैक्टीरियाज इनको कलर भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं, जो भी हम येलो स्टोन नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, तो वहां पर इन हॉट स्प्रिंग के येलो कलर होते हैं, इसीलिए इनको येलो स्टोन नेशनल पार्क बोला गया है। और जो भी वहां से गीजर्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो ये गीजर के फॉर्म में येलो नेचर के होते हैं, और जब ये चट्टानों पर पड़ते हैं तो इन चट्टानों का कलर भी इन्होंने इस टाइम येलो कर दिया है, तो इसीलिए पूरा का पूरा येलो स्टोन हो चुका है ये। यहां पर आप पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं कि गीजर कैसे इरप्ट होता है। अब हम पढ़ें कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या है वोल्केनोज के। सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट है कि ये नए नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, जैसे कि कहीं कहीं आइलैंड बना दिया, कहीं प्लेट्यू बना दिया, कहीं वोल्केनिक माउंटेन बना दिया। इसके अलावा जो भी वोल्केनिक ऐश होता है ना, ये ऐश या डस्ट हमारे फार्म या ऑर्कार्ड के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ तरीके से हम इन ऐश और डस्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी फर्टाइल सॉइल ये क्रिएट करते हैं वेदरिंग और डिकम्पोजिशन के कारण, ये वोल्केनिक रॉक्स भी काफी फर्टाइल होते हैं। इनके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज का भी ये साधन बनते हैं, जैसे बहुत बार अंदर से कॉपर या फिर दूसरे ओर भी निकलना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा हम देखें साउथ अफ्रीका का किम्बरलाइट रॉक, जहां से डायमंड्स का एक सोर्स बनता है। ठीक है, तो इस वॉल्केनिक इरप्शंस में हमको डायमंड के सोर्सेस भी दिखते हैं। इसके अलावा हम लोग जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी गीजर्स का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजेस में यूएसए, रशिया, जापान, इटली, ये लोग वॉल्केनिक इरप्शंस को जियोथर्मल पावर में कन्वर्ट करने के कुछ टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं। हमारे इंडिया में भी ऐसी हम बोल सकते हैं कि जो एक प्रोबेबल जगह है जहां पे हम वॉल्केनोज के या फिर हम इन इरप्शंस को जियोथर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एक तो लद्दाख रीजन में पूगा वैली है और हिमाचल प्रदेश में एक मणिकरण है। इन दोनों प्लेसेस को आप हमेशा याद रखना और अपने एग्जांपल्स में जरूर से कोट करना अगर आपको इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाने हैं तो। इनके अलावा ये टूरिस्ट प्लेसेस की तरीके से भी दिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा अभी येलो स्टोन नेशनल पार्क था तो वहां पर पूरा येलो कलर का स्टोन हो गया, गीजर्स लोग देखते हैं, सीनिक ब्यूटी उनको लगती है। इन सब तरीके से भी यहाँ पर इसका हेल्प होता है। साथ ही साथ बहुत बार क्या होता है ना कि ये रॉक्स को क्रस्ड फॉर्म में बाहर निकालते हैं, तो रेल रोड बनाने के चलते जो भी हम लोग कंकड़ पत्थर लगाते हैं ना, जिनको हम लोग पहले क्रश करते हैं, तो यहाँ से क्रस्ड रॉक ऑलरेडी मिलते हैं जिनको हम लोग अलग अलग काम में यूज कर सकते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट की, क्या क्या डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि भाई एक तो नेचुरल डिजास्टर के फॉर्म में देखने को मिलता है, पूरे के पूरे सिटी को ये इनगल्फ कर लेते हैं। अगर ये मान लो कि बेसाल्टिक इरप्शन हो रहा है तो इतना तेजी से फ्लो होते हैं कि पूरा का पूरा सिटी इसके अंदर डूब जाता है और इतना गर्म होता है कि हमने देखा ना भी एग्जाम्पल यह कि 36,000 लोग एक साथ बिल्कुल खत्म हो गए, तुरंत ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। इसके अलावा ये जो भी मड फ्लो की बात करते हैं, ये एक इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। वॉल्केनिक इरप्शंस हमेशा सिस्मिक वेव्स क्रिएट करते हैं। अब ये सिस्मिक वेव से अर्थक्वेक्स भी आ सकते हैं और कभी कभी क्या होता है कि ये इरप्शंस जब भी ओशियन के कॉन्टिनेंट वाले रीजन में, साथ ही साथ मतलब जो कोस्टल रीजन है उसके पास में अगर होते हैं ना, तो ये कभी कभी सुनामी वगैरह को भी इमर्ज करते हैं, मतलब कि वहां से सुनामी भी हो सकता है अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो। इसके अलावा इन वॉल्केनिज्म के चलते ओजोन डिस्ट्रक्शन होता है, एसिड रेन होता है। कैसे हमें पता चला ना कि एसिड रेन कैसे होगा कि भाई जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड जैसे गैसेस निकलती हैं जो कि बाद में ह्यूमिडिटी के साथ मिलके जब बाद में यहाँ पर बारिश होती है तो कभी कभी ये बारिश एसिड रेन या फिर ऐश फॉल होती है। ऐश फॉल के चलते क्या होता है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन काफी खतरनाक हो सकता है। फिर ओजोन डिस्ट्रक्शन में भी है, जैसे कि सल्फर एरोसोल्स हैं, इन सब में ये सभी चीजें यहाँ से निकलती हैं ना, तो इन सब के बेसिस पर भी ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इसके बाद अगर हम वॉल्केनोज की बात करें इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ये देखो यहाँ पर जो भी ओजोन डिप्लेशन की हम बात कर रहे थे ना, इनमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस सिंपली ये बताना है कि इनके डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो हम एसिड रेन का नाम लेंगे, ओजोन डिस्ट्रक्शन का नाम लेंगे, तो इसीलिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए बस। इंडिया में वॉल्केनो क्या रोल है, इंडिया में कौन कौन से वॉल्केनो है, तो इंडिया में देखो हिमालय रीजन में तो कोई वॉल्केनो नहीं है। एक बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड जो कि 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है पोर्ट ब्लेयर के।
पोर्ट ब्लेयर मतलब कि अगर हम लोग क्या बोले, जैसे कि ये मान लो अंडमान निकोबार है, यहां पर पोर्ट ब्लेयर है, तो लगभग लगभग यहां पर एक बैरन आइलैंड है। इसी बैरन आइलैंड को हम लोग बोलते हैं कि ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है हमारे यहाँ पे। ये अभी तक हम इसको एक्सटिंक्ट मानते थे, लेकिन क्या हुआ ना कि 1991 में 1995 में ये इरप्ट हो गया, तो ये वापस से एक्टिव हो गया, तो इसीलिए अब ये हमारा एक डोरमेंट वॉल्केनो बन गया है। इसके अलावा ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि माइल्ड सोल्फेटेरिक स्टेज पर है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और आइलैंड है, देखो इंडियन टेरिटरी में, इसका नाम है नारकोंडम। ये बैरन आइलैंड के भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगभग लगभग यहाँ पर, अगर यहाँ पर बैरन आइलैंड है तो यहाँ पर नारकोंडम आइलैंड है। नारकोंडम आइलैंड आपको एकदम ऊपर म्यांमार के पास में ही दिखेगा। यहाँ पर ये भी प्रोबेबली एक्सटिंक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्रेटर वगैरह है ये एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब हमको देखने को पता चलता है कि अब ये एक्सटिंक्ट है। तो नारकोंडम आइलैंड एक्सटिंक्ट है और बैरन आइलैंड हमारा डोरमेंट स्टेज में है, ये इंडिया में है। अभी सिग्निफिकेंट वॉल्केनिक इरप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें से 3 आपको याद रखने हैं। सबसे पहला वेसुवियस का इरप्शन, क्राकाटाउ का इरप्शन और माउंट पीली का इरप्शन। वेसुवियस जो है ये एक प्रकार का स्ट्रेटो वॉल्केनो है, मतलब कंपोजिट वॉल्केनो है, इटली के अंदर। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। क्या हुआ था कि लगभग लगभग 20 फीट वॉल्केनिक एशेस यहाँ पर अंदर दबे हुए हैं, और इसीलिए जब भी ये 20 फीट के एशेस जब ऊपर रेनफॉल के तौर पे निकले ना, तो बहुत बड़े डिवास्टेशन के फॉर्म में ये देखने को मिलते थे। यहाँ पे 1631 दिसंबर में ऐसा कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन देखने को हमको मिला था। लगभग लगभग 15 शहर को, जितने भी इनहेबिटेंट्स थे 15 शहर के लोगों को ये बिल्कुल से एक झटके में इसने मार दिया था। दूसरा हम बात करें क्राकाटाउ माउंटेन का, तो क्राकाटाउ माउंटेन चूंकि यहाँ पर ये तो इनहेबिटेड है, मतलब कि यहाँ पर सॉरी नॉन इनहेबिटेटेड है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि इस इरप्शन से, जो कि सुंडा स्ट्रेट पे, सुंडा स्ट्रेट कहाँ पर है, आपको जावा और सुमात्रा के बीच में एक स्ट्रेट मिलेगा जिसका नाम है सुंडा स्ट्रेट, वहां पर माउंट क्राकाटाउ है। ये जब इरप्ट हुआ तो इतना तेज से यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन के बेसिस पर वेव्स क्रिएट हुए समुद्र के अंदर, कि जो पास वाले रीजन्स थे वहां पर लगभग लगभग जो भी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स थे वहां के 36,000 लोग एक साथ तुरंत के तुरंत मर गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेशन हमको देखने को मिला। इसके अलावा एक और है, यहां पर इतना तेज इरप्शन हुआ था, लोग बोलते हैं कि उस टाइम पर 3000 मील दूर ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी आवाज सुनाई दी थी। तो ये समझो कितना बड़ा इरप्शन हुआ होगा। आखिरी है माउंट पिली। माउंट पिली जो है वेस्ट इंडीज का एक वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, 1902 की ये घटना है। ये भी बहुत बड़े कैटास्ट्रॉफिक लेवल पर देखने को मिली थी। ये तो हैबिटेट प्लेस था, तो जब ये इरप्ट होता है तो ये पूरा का पूरा, इसके चारों तरफ जितने भी लोग थे, लगभग लगभग 30,000 का पॉपुलेशन था, वो भी विद इन मिनट्स सब के सब खत्म हो गए थे। तो इस तरीके से हमने इसका डिस्ट्रक्शन पढ़ लिया, सब कुछ देख लिया कि आखिरकार वॉल्केनिज्म में क्या क्या पॉजिटिव इसके इफेक्ट्स हैं, क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। मतलब शुरुआती दौर पे अगर हम पढ़ें कि आखिरकार अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो हमने इसकी डिफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर ली ना। फिर हमने डिस्कस किया कि वॉल्केनो क्या होते हैं, कॉजेस क्या क्या होते हैं, डाइवर्जन कन्वर्जन के बेसिस पर लावा टाइप कौन कौन से होते हैं। एक तो एंडेसाइटिक पढ़ा, फिर हमने बेसिक पढ़ा, बेसाल्टिक पढ़ा। वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स में हमने एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म पढ़ा, इनके अलग अलग टाइप्स जैसे कि फिशर, शील्ड, कंपोजिट और कैल्डेरा। इसके अलावा इंट्रूसिव वॉल्केनो में हमने पढ़ा बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल्स, डाइक्स। इसके अलावा हमने पढ़ा कि और भी टाइप्स होते हैं कि ये कितनी फ्रीक्वेंसीज पर इरप्ट होते हैं, इसके बेसिस पर एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव वॉल्केनो पढ़ा। फिर हमने पढ़ा हॉट स्पॉट और आइलैंड आर्क में क्या डिफरेंस है। फिर हमने पढ़ा गीजर और हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं। फिर हम पढ़े पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो और नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वॉल्केनो, और कौन कौन से ऐसे वॉल्केनिक इफेक्ट्स हैं जिनका हमको जिक्र या फिर जिनका हमको नॉलेज होना चाहिए कि हिस्ट्री में ये काफी डिवास्टेटिंग नेचर के थे। तो इस बेसिस पर हमने इस पूरे वॉल्केनिज्म को बहुत ही डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो आज काफी टाइम हो गया है, इसलिए मैंने मैप को इंक्लूड तो किया था, लेकिन मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं। अगले लेक्चर में हम मैप वाले पोर्शन को कंटिन्यू कर लेंगे। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।